हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है हमारा जो एग्रीकल्चरल साइंस है वहां से बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। अभी इसी क्रम में अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं, वह है आपका मृदा विज्ञान का, सॉइल साइंस का। तो दोस्तों, यह जो आपका वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से समझना है, तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यह जो है वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर दोस्तों, आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस के बारे में, मृदा विज्ञान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मृदा का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। मृदा क्या है? मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मृदा के निर्माण का, मृदा के वर्गीकरण का। कौन कौन सा वर्गीकरण? मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म का, ठीक है। और उसके उर्वरकता का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका मृदा विज्ञान कहलाता है, सॉइल साइंस कहलाता है। तो दोस्तों, मतलब हम लोगों को जो है मेनली क्या पढ़ना है, मृदा के भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है, उसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है और जैविक गुण धर्मों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मृदा के भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण। तो चलिए, मृदा के भौतिक गुण में सबसे पहले आपके पास में आएगा मृदा गठन। मृदा गठन। तो दोस्तों देखिए, मृदा गठन क्या होता है, मृदा वयन या फिर मृदा गठन एक ही होता है। आपका क्या होगा कि कणों के विभिन्न आकार के वर्गों के सापेक्ष अनुपात से होता है, जिसमें व्यक्तिगत आकार के समूहों का मृदा प्रभेद कहते हैं। और क्या होगा कि यह जो मृदा रहेगा उसके जो है स्थायी और मूल गुण को ही क्या कहा जाता है, आपका मृदा का गठन कहा जाता है। और मृदा के कणों का आकार के बारे में बात करते हैं हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय मानक के अकॉर्डिंग। तो मृदा को जो है उसके आकार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग में? सबसे पहला है आपके पास में खुरदुरे रेत, जिसको हम लोग जो है कोर्स सैंड भी बोलते हैं। कोर्स सैंड, जिसको हम लोग खुरदुरे रेत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो साइज होती है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक से साइज होती है, वो कितना होता है, इसका जो व्यास होता है वो 0.2 से लेकर के 2 mm तक, ठीक है। 0.2 से लेके 2 mm तक इसका साइज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स सैंड या खुरदुरे रेत के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं फाइन सैंड की। फाइन सैंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है महीन रेत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और महीन रेत, इसका जो साइज होता है वो होता है आपका 0.02 से लेकर 0.02 से लेकर के 0.2 mm तक, इसको हम लोग जो है बोलते हैं महीन रेत के नाम से। उसके बाद फिर अगला होता है आपके पास में स्लिट। इसका जो साइज होता है, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 0.02 से लेकर के 0.002 से लेकर के 0.02 mm तक होती है। अब इसके बाद फिर जो अगला होता है वह होता है आपके पास में क्ले, जिसको हम लोग जो है चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्ले या फिर चिकनी मिट्टी। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, इसका वो होगा लेस देन 0.002, मतलब आपका 0.002 mm से जो छोटा होगा वो क्या कहलाता है, आपका क्ले या फिर चिकनी मिट्टी। अब दूसरा बात करता हूं दोस्तों, तो फिर दूसरा क्या होता है आपके पास में, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, मृदा संरचना। पहला हो गया आपके पास में मृदा गठन, दूसरा हुआ आपके पास में मृदा संरचना। तो दोस्तों, मृदा संरचना क्या होगा आपका, चलिए देखिए मृदा संरचना के बारे में।
मृदा में प्राथमिक कण तथा और क्या रहते हैं आपके पास में बालू भी हो सकता है, स्लिट भी हो सकता है या फिर क्ले भी हो सकता है। सामान्यता क्या होते हैं, यह जो है अकेले नहीं रहते बल्कि क्या रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर या फिर चिपक कर रहते हैं। और क्या होता है, निश्चित पद्धति में क्या रहते हैं, यह जो है व्यवस्थित रहते हैं और इसके आकार के निर्माण और क्या करते हैं, एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मृदा संरचना के आकार जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो जो है छोटे प्लेट के समान हो सकते हैं, या तो फिर प्रिज्म के भी समान हो सकता है, या फिर ब्लॉक के समान हो सकता है, या फिर गोलाकार भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका मृदा का संरचना। अब अगला टॉपिक आएगा इसमें, वह है आपका मृदा के कण का घनत्व, पार्टिकल्स डेंसिटी, मृदा का कण घनत्व। मृदा का कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी। तो देखिए अब ये आपका जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वो क्या होता है, तो क्या होगा, यह मृदा के ठोस इकाई आयतन का द्रव्यमान भार होता है। सामान्यतः गणना एवं आकलन के लिए औसत मिनरल सरफेस सॉइल का क्या होता है, यह जो है आपका प्लास्टिक डेंसिटी जो है कितना होता है, लगभग जो है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यह क्या होता है, जैसे कि मैं डेंसिटी का फॉर्मूला बोलता हूं, ठीक है, घनत्व का, तो घनत्व बराबर क्या होता है आपका, घनत्व आपका जो है टोटल अमाउंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है, मतलब क्या होगा आपका, जितना ठोस रहेगा उसके आयतन के द्रव्यमान भार के बराबर होता है। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह तो आपका हो गया। और उसके बाद फिर यदि इसके आकलन के लिए मैं जो है सॉइल सरफेस का जो है, मैं यदि प्लास्टिक डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी की बात करता हूँ, मृदा घनत्व की बात करता हूँ, तो वो कितना होता है आपका 2.65। ठीक है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। और कार्बनिक पदार्थ का, तो कार्बनिक पदार्थ का कितना होता है आपका 1.1 से लेकर के 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का होता है। अगला टॉपिक आएगा इसमें आपका रहेगा स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व। बल्क डेंसिटी, तो दोस्तों ये जो बल्क डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सामान्य, यह क्या है, एक सामान्य गणना है। तो सामान्य मृदा का जो बल्क डेंसिटी होता है वो कितना होता है, लगभग जो है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इसमें जो है आपका जो सॉइल प्रोफाइल रहता है, ठीक है, मतलब मृदा का जो संरचना रहता है उसके नीचे जाने पर जो बल्क डेंसिटी होती है वो क्या होता है, जो हम लोग जो है जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इसकी जो बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व है, वह जो है बढ़ते जाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, नीचे जाने पर कम होते जाती है। ठीक है, और एग्रीगेशन में भी क्या होता है, यह जो है कम होता है। ऊपरी सतह पर जो है क्या होता है, ऊपरी सतह पर मृदा का जो बल्क डेंसिटी जो होती है, ठीक है, स्थूल घनत्व जो होता है वो क्या होता है, सभी दिशाओं में लगभग जो है वह जो है सस्यन के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, वह जो है बढ़ते जाता है और उसी के अनुपात में क्या होता है, कम भी होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपका मृदा की, ये क्या हो गया आपके पास में जो है भौतिक गुण हो गए। अब मैं बात करता हूं जो है मृदा के कुछ जैविक गुण के बारे में। तो मृदा के जैविक गुण के बारे में, तो फिर मृदा के जैविक गुण क्या होंगे, मृदा में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से रहने वाले जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, जिसके द्वारा होने वाले सूक्ष्म जैविक प्रक्रम पादप वृद्धि के अपेक्ष में क्या होता है, वह जो है प्रभावित होती है। ठीक है, इसी को जो है जो आपका कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ के लिए वायुजीवी विच्छेदन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ के लिए वायुजीवी विच्छेदन, तो इसके लिए क्या होता है आपका ट्राइकोडर्मा। और मैं वही बात करता हूं आपका कार्बनिक पदार्थ के अवायु विच्छेदन के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यह कौन करता है, यह है आपका एजोटोबैक्टर। ठीक है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपका कौन करता है, यह है आपका एक्टोनोमेजिसिड। ठीक है, और नाइट्रोजन का खनिजन कौन करता है, तो नाइट्रोजन का खनिजन का काम करता है, यह है आपका स्यूडोमोनास। ठीक है, और नाइट्रीकरण का काम कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास का काम है। अब उसके बाद फिर विनाइट्रीकरण, तो विनाइट्रीकरण का काम कौन करता है, विनाइट्रीकरण का काम करता है एक्रोमेबेस्टर। ठीक है, और फॉस्फेट
विलयीकरण, फास्फेट विलयीकरण का काम कौन करता है? फास्फेट विलयीकरण का काम करता है एस्पेटिजिलस। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आ सकता है आपके पास में सल्फर रूपांतरण। तो दोस्तों सल्फर रूपांतरण का काम करता है आपका थेरोबैसिलस जो है आपका सल्फर रूपांतरण का काम करता है। तो ये जो है आपके कुछ जैविक गुणधर्म है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके जो है रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मृदा के रासायनिक गुणों के बारे में। तो दोस्तों मृदा के रासायनिक गुणों की बात करते हैं, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जो है रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो मृदा अभिक्रिया, तो मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय क्या होगा? मृदा विलयन की अम्लीयता और क्षारता एवं उदासीनता, यही क्या कहलाएगा आपका? यही जो है आपका मृदा अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज कहलाएगा आपका? मृदा विलयन की अम्लता, क्षारता और उदासीनता। मृदा विलयन में विभिन्न तत्व तथा आयन जो है क्या रहता है? उसमें मिले रहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं अम्लीय आयन की, तो इसमें अम्लीय आयन आपका कौन कौन सा हो सकता है? H+ हो सकता है, ठीक है, सॉरी H+ हो सकता है, या फिर आपके पास में NO3- हो सकता है, SO4- हो सकता है। यदि मैं बात करता हूं वही आपका जो है क्षारीय विलयन का, ठीक है, तो क्षारीय आयन का, तो क्षारीय आयन इसमें कौन कौन सा हो सकता है आपका? OH+ हो सकता है, Ca++ हो सकता है, मतलब कैल्शियम का डबल+ हो सकता है, मैग्नीशियम का डबल+ हो सकता है, नाइट्रोजन का सिंगल+ हो सकता है, या फिर जो है आपके पास में K+ भी क्या हो सकता है? आपके पास में मृदा का जो है क्षारीय विलयन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं जो है पीएच स्केल की। तो आपको जो है पता ही होगा कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल में आपका जो है 1 से लेकर 14 तक का जो है क्या रहता है? उसमें जो है आपका मान रहता है, जिसमें क्या रहेगा? जिसमें आपका जो है 7 जो है उदासीन रहता है, और जिसका जो 7 से कम रहता है, जिसकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7 से कम रहती है, वो क्या होगा? वह आपका जो है अम्लीय होगा। और जिसकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो क्या होगा? यदि 7 से ज्यादा है तो वह चीज क्या होगा? आपका क्षारीय होता है। ठीक है, तो फिर मैं बात करता हूं मृदा के पीएच वैल्यू का। तो जो है अलग अलग क्षेत्रों में उसके आर्द्रता के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके आर्द्रता के अनुसार जो मृदा का जो पीएच मान रहता है वो अलग अलग रहता है। तो मृदा का जो पीएच मान रहता है दोस्तों, वह जो है लगभग यहाँ भारत में 4 से 10 के बीच पाया जाता है। कितना? पीएच वैल्यू जो है 4 से 10 के बीच पाया जाता है। ठीक है, और तो फिर अब मैं बात करता हूँ पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके पीएच मान के अकॉर्डिंग अलग अलग फसलों में जो है कितना पीएच मान का जो है मृदा उपयुक्त है। ठीक है, तो एक साइड आप लोग लिख लीजिए फसल, और दूसरे साइड लिख लीजिए आप लोग जो है पीएच मान, फसल और उपयुक्त पीएच मान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करते जाता हूं एक एक करके पूरा फसल की। तो सबसे पहले गेहूं मक्का की बात करता हूं। तो दोस्तों मक्का के लिए जो उपयुक्त जो पीएच वैल्यू रहता है वह रहता है 6 से लेकर 6.0 से लेके 7.5 तक का जो पीएच वैल्यू रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं ज्वार का। तो फिर ज्वार के लिए दोस्तों जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? लगभग जो है 6.0 से लेके 7.5 तक, ये जो है आपका सही वैल्यू रहता है। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूं आगे जौ के लिए। तो फिर जौ के लिए भी आपका सेम है, जौ के लिए भी आपका 6.0 से लेके 7.5 तक का जो पीएच मान रहता है वो सही रहता है। अब आगे बात करता हूं मैं जई के लिए। तो जई के लिए इसके लिए थोड़ा अम्लीय होगा, मतलब जो है 5.0 से लेके 7.5 तक का आपका सही मृदा रहता है। अब इसके बाद फिर मैं बात करता हूं मूंगफली के लिए। मूंगफली के लिए तो इसके लिए जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? मूंगफली के लिए पीएच मान जो है लगभग 5.3 से लेके 6.5 तक, 5.3 से लेके 6.5 तक। आगे की फसल की बात करता हूं मैं, तो रहेगा आपके पास में चावल या धान। तो धान के लिए आपके पास में जो है एक अम्लीय मृदा सही होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में इसकी जो वैल्यू है वो चाहिए आपके पास में 4.0 से लेके 6.0 तक का। अब मैं बात करता हूं आगे जो है बरसीन के लिए। तो बरसीन के लिए 6.0 से लेके 7.5 तक का जो पीएच वैल्यू रहता है वो ठीक रहता है। और मैं बात करता हूँ लास्ट जो है गेहूं का। ठीक है, तो फिर गेहूं भी आपका जो है लगभग जौ बाजरा के जैसे रहता है। तो इसमें भी आपका कितना होगा?
6.0 से लेके 7.5 तक का जो पीएच वैल्यू रहता है वो ठीक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब मृदा रचना के प्रकरण तथा कारक की मतलब जो है आपके जो सॉइल फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, मतलब मृदा के बनने के जो कारण है उसको जो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहले होगा आपके पास में प्राथमिक प्रक्रियाएं। तो प्राथमिक प्रक्रियाएं में सबसे पहले आएगा आपके पास में जो है ह्यूमिफिकेशन। प्राथमिक प्रक्रियाएं जिसमें सबसे पहले होगा आपके पास में ह्यूमिफिकेशन। चलिए देखते जाइए दोस्तों। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, ह्यूमिफिकेशन। तो चलिए, अब ये ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत जिसकी क्या रहता है, इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां तथा पौधों के अन्य भाग एवं मृत जंतु जो है वहां पे जमा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है कार्बनिक पदार्थ का जो है विच्छेदन, नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण संयुक्त प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। मतलब मैं शॉर्ट में यदि बोलूं तो फिर क्या रहता है यार कि मतलब जो है जैसे मृदा में क्या रहता है, बहुत सारे जो है धीरे धीरे करके पत्तियां जो है वहां पे जड़ते, वहां पे जो है टूट टूट के जो है वहां पे क्या होगा, वो जो है जमते जाएगा, जड़ के जो है जमने के बाद क्या होते जाता है, वह जो है सड़ते जाता है। ठीक है, तो फिर इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम लोग जो है ह्यूमिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सेकंड होगा इसको हम लोग जो है एलिवेशन के नाम से जानते हैं। जो सेकंड प्रक्रिया होगा वो होगा आपके पास में एलिवेशन। एलिवेशन इसका मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है आपके पास में वॉशिंग आउट। ठीक है, वॉशिंग आउट। इस प्रक्रिया में जो है क्या होगा, मृदा के ऊपरी सतह के जो अवयव रहते हैं वो क्या होता है, ऊपरी सतह के जो अवयव रहेंगे वो जो है निचली सतह में चले जाते हैं। और तो फिर क्या होगा, अर्थात मतलब मिट्टी का जो है क्या होता है ऊपरी सतह से जो है निकलना, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है एलिवेशन के नाम से जानते हैं। एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि धरती में जो भी चीज है वो जो है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ऊपर की जो चीज है वो नीचे जाते जाती है और नीचे का जो है वो ऊपर आते जाता है। तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो है आपका सड़ने के बाद जो ह्यूमिफिकेशन होने के बाद एलिवेशन के लिए वह जो है जमने के बाद वह क्या होता है, नीचे चले जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है एलिवेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होगा आपके पास में इल्यूवेशन। एलिवेशन एलिवेशन, ये क्या होगा आपका एलिवेशन जो है। चलिए देखिए, एलिवेशन मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है आपका वॉशिंग इन। ठीक है, मतलब जो है मृदा पदार्थों का निचली सतह पे जमना, ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका एलिवेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट जो होगा वो होता है आपके पास में संचयन। संचयन, तो देखिए दोस्तों, ये संचयन होता है वो क्या होता है, मृदा निर्माण के दौरान मृदा की पृष्ठ सतह पर खनिज या जैव पदार्थ का संचयन होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, संचयन की प्रक्रिया बिना निक्षालन और निक्षेपण के भी हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, वायु में भी क्या होता है, संचालन का जो है योगदान होता है। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास में पेटर्बेशन। पेटर्बेशन, अब देखिए जो पेटर्बेशन होता है वो क्या होता है, पेटर्बेशन को जो है 3 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन से 3 भाग, जंतु जात पेटर्बेशन, पादप जात पेटर्बेशन और भूमिकीय पेटर्बेशन। तो जंतु जात पर पेटर्बेशन क्या होगा, जो कि जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब जो है मिट्टी को जो बनाने का कार्य कौन करता है, जंतुओं में, जैसे कि केचुआ है, दीमक है, ये करता है। और पादप जात पेटर्बेशन जो कि क्या होगा, जो कि वनस्पति द्वारा मृदा के मिश्रण के दौरान होगा। और भूमिकीय पेटर्बेशन क्या होता है,
जो कि क्या होगा क्ले के संकुचन और फूलने के वजह से क्या होता है वह जो है होता है। अब इसके बाद फिर जो है दोस्तों ये तो हो गया आपके पास में प्रभावित करने वाले कारक में आपके पास में प्राथमिक प्रक्रियाएं। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो है ये हो गया आपके पास में प्राकृत, और दूसरा मैं बात करता हूं गौण प्रक्रियाओं के बारे में। गौण प्रक्रियाओं के बारे में या फिर सेकेंडरी। तो देखिए क्या होगा इसमें आपका जो है गौण प्रक्रिया में सबसे पहले आपके पास में इसमें भी जो है आपका 6 पॉइंट आता है। सबसे पहले आएगा आपके पास में पोडजालीकरण। पोडजालीकरण। तो देखिए दोस्तों ये पोडजालीकरण क्या होता है? पोडजालीकरण का मतलब न्याय निक्षालन प्रक्रम की एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ह्यूमस तथा ऑक्साइड ऊपरी सतहों पर क्या होता है बहकर निचली सतहों में आकर जमा हो जाते हैं। इसमें क्या होगा यह प्रक्रम जो है ठंडा और नम दोनों प्रदेशों में हो सकता है। यह हो गया आपका पहला। अब दूसरा होता है आपके पास में लेटराइजेशन। सेकंड जो प्रक्रिया होगा वो होगा लेटराइजेशन। तो देखिए अब ये लेटराइजेशन क्या होता है? लेटराइजेशन में यह एक क्या है, यह आपका जो है हम लोग देखें तो अभी पोडजालीकरण इसी के जैसे ही होता है, पोडजालाइजेशन के जैसे ही होता है, सॉरी उसके मतलब क्या होता है इसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। और यह जो है आपका क्या है, लेटर जो है आपका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है या फिर हम लोग जो है खपड़ा बोलते हैं वो होता है, ठीक है, जो मृदा के एक विशेष सीमेंटेड या फिर सूखकर जो है ईंट की तरह जो है बहुत कठोर बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, लेटराइजेशन कहते हैं, ठीक है। मिट्टी को आप लोग देखना कभी कभी वो जो है क्या होता है जमकर जो है एक ईंट के जैसे बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है लेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर होगा आपके पास में नेक्स्ट जो है कैल्सीकरण। तो देखिए दोस्तों ये जो कैल्सीकरण होता है वो क्या होता है, कैल्सीकरण का मतलब यह कम वर्षा तथा मृदा के पैतृक पदार्थों में क्षारों की अधिक मात्रा में होने के कारण होता है, ठीक है। यह प्रक्रम में मृदा प्रोफाइल में प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है वह क्या होगा आपका, वह होगा आपके पास में सोलनीकरण या जिसको हम लोग जो है क्षारीकरण के नाम से भी जानते हैं। सोलनीकरण या फिर क्षारीकरण। तो देखिए दोस्तों जो क्षारीकरण होता है वो क्या होता है, क्षारीकरण का मतलब जैसे कि कोई मृदा प्रोफाइल है उसमें क्या होता है क्षारीय लवण जो है क्या होता है एकत्रित होता है, उसी के वजह से जो है यह पैदा होता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा यहाँ जो है लवण के जल स्तर के ऊंचे होने से जल निकास की उचित न होने के वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो है सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक होने से एकत्रित कर लेती है। जैसे कि आपके जो है इसके होने वाले जो मुख्य लवण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके NaCl, ठीक है, या फिर Na2SO4 या फिर NaHCO3 या फिर Na2CO3। यह जो है आपका क्या है, यह जो है सोलनीकरण के जो है या क्षारीकरण के जो है मुख्य जो है आपके प्रमुख कंटेंट है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो होता है वो होता है आपके पास में नेक्स्ट ग्लाइकरण। तो देखिए दोस्तों ये जो ग्लाइकरण होता है वो क्या होता है, ग्लाइकरण का मतलब क्या होगा यार कि यह खराब जल के निकास मृदा में होती है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ जो है आपका मृदा प्रोफाइल को जो है क्या करता है, यहाँ जो है भूरा सा स्तर विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा प्राय जो है कभी आप लोग देखना ग्लाई के परत जो है उसमें जम जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट होगा आपके पास में वो है आपके पास में जो है सोलनीकरण। तो सोलनीकरण को एक बार देख लिए तो यहाँ जो है आपका दोबारा भी होता है। तो क्या होगा प्रोफाइल में जो है वही आपका जो क्षारीय लवण जो है वो क्या होता है जल क्या हो जाता है जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो जल का स्तर है वह जो है ऊंचा होने लगता है। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सोलनीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख चुके थे मृदा निर्माण के कारक के बारे में, जिसमें
मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण के कारक के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मृदा निर्माण के जो है मुख्यतः दो कारक होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास में सक्रिय कारक, दूसरा होता है निष्क्रिय कारक। तो आपका जो निष्क्रिय कारक होगा, तो निष्क्रिय कारक जो है दोस्तों आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होगा आपके पास में कणाकर, उसके बाद फिर होता है आपके पास में पोषक और कणाकर और भूतल पदार्थ और भूमि के आयु। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे थे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। तो दोस्तों मृदा निर्माण के हम लोग जो है दो कारक देखे थे। कौन कौन से दो कारक देखे थे? एक तो देखे थे हम लोग जो है सक्रिय कारक और दूसरा देखे थे निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक, तो जिसमें निष्क्रिय कारक को जो हम लोग तीन प्रकार के देखे थे। पहला था आपके पास में कणाकर, और उसके बाद फिर सेकंड था आपके पास में कणाकर, और उसके बाद फिर था सेकंड आपके पास में पोषक, या फिर जिसको हम लोग भूतल पदार्थ कोई बोल सकते हैं। भूतल पदार्थ, भूतल पदार्थ। और उसका फिर जो तीसरा होगा वो है आपके पास में भूमि की आयु। भूमि की आयु। और उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं इसके सक्रिय कारक के बारे में। तो इसमें सक्रिय कारक आपके पास में दो हो सकता है। जलवायु, पहला हो सकता है जलवायु, या फिर दूसरा हम लोग इसमें और ले सकते हैं, वह है आपका जैव मंडल। जैव मंडल। चलिए दोस्तों अब एक एक करके हम लोग जो है पूरे को एक्सप्लेन करते जाते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कणाकार के बारे में। तो कणाकार मतलब क्या होगा आपका? चट्टाने जिसमें क्वार्टज की मात्रा अधिक होती है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रेनाइट या फिर बालू पत्थर। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो कि आपका जो है बलुई पदार्थ क्या करता है, वह जो है आपका बलुई पदार्थ पैदा करता है। जबकि जैसे कि चूना पत्थर रहता है और बेसाल्ट रहता है, वो क्या करते हैं, वह जो है क्ले पदार्थ पैदा करते हैं। मतलब जो है अलग अलग के जो कण रहेंगे उसके कण के अकॉर्डिंग में क्या होता है, उसका जो है क्या होगा, उसका जो है अलग अलग जो है क्या होगा, उससे जो अलग अलग मिट्टी बनता है। ठीक है, और जैसे पोषक बोल रहा हूं मैं, तो फिर पोषक में जैसे कि क्या होगा आपका पैतृक पदार्थ जो है, जैसे पादप है या फिर पादप पोषकों के मुख्य स्रोत होते हैं, जिसमें क्या होगा यार, बेसाल्ट से बचने के लिए मृदा ग्रेनाइट की उत्पन्न मृदाओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या बनेगा, अलग ही जो है मृदा का फॉर्मेशन होता है। और जैसे मैं बात करता हूँ अगला जो है भूतल पदार्थ की, तो फिर भूतल पदार्थ मतलब क्या होगा, यह भूमि के तल की अवस्था को बताता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन इसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ मृदा निर्माण को भी क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। जैसे कि क्या है, भूतल का जैसे पदार्थ होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां से मृदा का अपरदन होगा। उसी मृदा का अपरदन होगा ना जो भूतल में है, तो वो आगे जाके क्या करेगा, वही जो है सॉइल फॉर्मेशन का काम करता, मृदा निर्माण का काम करता है। आगे मैं बात करता हूँ जो है वो है आपके पास में भूमि की आयु। तो देखिए क्या होगा, इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, मृदा निर्माण के समय के साथ ही संबंध स्थापित किया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, भूमि की आयु उस समय से नापा जाता है जिसमें क्या है, पैतृक पदार्थ में आपका कौन कौन सा आता है, कणाकार आता है और पोषक आ जाता है, तो उत्पन्न होकर मृदा की स्थिति प्राप्त कर ली जाती है, जिसमें भूमि की आयु की अपेक्षा परिपक्वता की स्थिति आकी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा में स्तरता जो है, उसकी जो मृदा का जो स्तर है वो क्या होगा, उसकी जो संख्या है वो जितनी अधिक पाई जाती है उतनी ही अधिक क्या होगा, मृदा जो है परिपक्व होती है। परिपक्व का मतलब वह जो है ठोस होते जाता है। अब मैं बात करता हूँ आगे जो है सक्रिय कारक की। तो सक्रिय कारक के अंतर्गत मैंने दो चीजों को लिया था। वो पहला था आपके पास में जलवायु और दूसरा था जैव मंडल। तो जलवायु जो है आपका एक जो है क्या बोल सकते हैं यार, एक जो है भौतिक पदार्थ है। ठीक है, तो मतलब देखो इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा, वर्षा आ जाता है, वायु आ जाता है। तो फिर क्या होगा यार, जैसे वर्षा जो है क्या होता है, वर्षा जो है जहाँ पे होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नमी जलवायु की प्राथमिक तत्वों का प्रदान होता है, जिसमें क्या होगा, जो मृदा निर्माण में भाग लेती है, वर्षा के जल की कुल मात्रा अतिरिक्त वर्षा के वितरण के प्रखंडता और
महत्वपूर्ण है, प्रखंडता भी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या होगा आपका जल के परपेक्ष और अपेक्ष में क्या होगा, दोनों जो है मृदा निर्माण में भाग लेता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे जो है वायु के बारे में। तो फिर वायु भी क्या करता है, वायु भी जो है आपका मृदा निर्माण को जो है प्रभावित करता है। कैसे कि यह जो है एक अप्रत्यक्ष रूप में जो है या फिर अप्रत्यक्ष रूप में जो है वाष्पीकरण की गति को प्रभावित कर सकता है वायु जो है, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है आपका प्रत्यक्ष रूप से मृदा के जो महीन कण है उसको जो है क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या करता है, वह जो है स्थानांतरित करने का काम करता है। जैसे कि रेगिस्तान में रेत जो है क्या रहता है, वायु के साथ में बहने से जो है क्या होगा, वह जो है मृदा निर्माण में भी वह जो है भाग लेगा। अब मैं बात करता हूँ यार आगे जो है आपका जीवमंडल में। तो फिर जीवमंडल में आपका दो चीजें आता है, एक तो आता है आपका फ्लोरा और दूसरा आता है फौना। ठीक है, तो फ्लोरा मतलब क्या होगा आपका, जिसमें आपका प्लांट पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और दूसरा फौना मतलब आपके क्या पाए जाएंगे, जिसमें आपका जो है जंगली जो जानवर पाए जाते हैं वो रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जो जैवमंडल आपका जो पेड़ पौधों से और मनुष्यों से मिलकर या फिर जीव जंतुओं से मिलकर बना हुआ, तो ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका जो है सॉइल फॉर्मेशन को, मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं मृदा में उपस्थित खनिजों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों मोस्टली जो खनिज पाया जाता है वह जो है दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है, वह होता है आपके पास में खनिज जो है मृदा में, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। खनिज पहला पाया जाता है आपके पास में प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो फिर चलिए अब देखते हैं प्राथमिक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं और द्वितीयक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो फिर दोस्तों प्राथमिक खनिज के अंतर्गत आएगा आपका क्वार्टज, आर्थोक्लेज और प्लेजियोक्स या फिर माइक्रोक्लाइव या फिर आपका माइक्रोक्वाइट या फिर आपका बायोटाइट और एल्वाइट, हार्मब्लेड और ऑगाइट, एथोनाइट और ओलाइवाइन। इसको जो है हम लोग जो है प्राथमिक खनिज के अंतर्गत ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं द्वितीयक खनिज की। तो फिर द्वितीयक खनिज के अंतर्गत आता है ज्योथाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, एपेटाइट, लेमोनाइट, हेमोटाइट और गिप्साइट और क्ले खनिज। इतना जो है आपका द्वितीयक खनिज के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं यार मृदा के कार्बनिक संगठक के बारे में। तो मृदा के जो कार्बनिक संगठक रहते हैं, यह जो पदार्थ है वह जो आपका, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ शब्द में जो है ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन और संश्लेषण प्रक्रियाओं से बनता है। हम लोग पढ़ चुके थे ह्यूमस के बारे में। ठीक है, तो क्या करता है, यह जो है पौधों के जड़ों के अन्य भाग में आते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक संगठक का मतलब कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस पौधों के जड़े तथा अन्य भागों में आते हैं। वही हम लोग बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों के संगठन के बारे में। तो संगठन का मतलब क्या होगा कि मृदा के कार्बनिक पदार्थ जो है पौधों तथा जंतुओं के अवशोषण से बना एक क्या है, जटिल पदार्थ है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। कौन कौन से, ठीक है, मृदा का जो संगठन रहता है, मृदा का संगठन यह जो है आपका दो प्रकार के खनिजों से बनता है। सबसे पहला रहेगा आपके पास में कार्बनिक और दूसरा रहेगा आपके पास में अकार्बनिक। अकार्बनिक। तो चलिए देखिए कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका कार्बन की मात्रा पाई जाती है, मृदा का वह संगठक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यह क्या कहलाएगा, आपका कार्बनिक कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें आपका कार्बन का मात्रा नहीं पाया जाता वह क्या कहलाएगा, आपका अकार्बनिक कहलाएगा। तो दोस्तों कार्बनिक भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आपका कौन कौन सा, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। ठीक है, कार्बनिक जो है आपका क्या रहता है, नाइट्रोजन युक्त और दूसरा नाइट्रोजन रहित, दो प्रकार के होते हैं। तो फिर नाइट्रोजन युक्त में आपका कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन युक्त इस क्या होगा, इन यौगिकों में मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स
और प्रोटियॉन्स और अल्कलाइड्स और प्यूरिन, पिरिडिन तथा पिरिडिमिन, ठीक है, ये जो है आपका इस यौगिक के अंतर्गत आता है। और मैं बात करता हूं अब नाइट्रोजन रहित यौगिक की, तो नाइट्रोजन रहित यौगिक में आपका जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, इथर हो जाता है, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के और कुछ जो है उसके जो है सरल शर्कराएं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये सब चीज भी जो है इसके अंतर्गत आ सकता है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं आगे जो है अकार्बनिक यौगिक की। तो अकार्बनिक यौगिक क्या होगा? खनिज पदार्थ या भस्म, ठीक है, भस्म से जो जिससे मतलब जिसके अंतर्गत आपका क्या क्या आ सकता है? सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, ठीक है, और क्लोराइड के साथ साथ आपका कार्बोनेट, सिलिकेट, या फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, या फिर आपका Na है, K है, ठीक है, मतलब आपका सोडियम है, पोटाश है, या फिर आपका जो है जो सूक्ष्म तत्व है जैसे कि आपका जिंक है, ठीक है, फेरस मतलब आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, ये सब चीज जो है आपके अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों आपको जो भी डाउट होगा आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उस वीडियो से रिलेटेड आपको और उस कमेंट से रिलेटेड हमारे पास में जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।